मूसलाधार बारिश में भीगी खिड़की के पार मैंने एक आकृति देखी। वो मेरी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी और वो मुझे घूर रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा वो कोई बूढ़ी औरत थी। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े तार तार। पलक झपकी और वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में बस गई। आरव, 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शहरी आपाधापी से तंग आकर अपने पैतृक गांव वापस आ गया था। ये कस्बे से काफी दूर प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा शांत गांव था। उसका पुराना पुश्तैनी घर, जो बरसों से वीरान पड़ा था, बारिश के मौसम में एक अजीब सुकून देता था। दिन भर वो किताबें पढ़ता, खिड़की से लगातार हो रही बारिश को निहारता और शहर की भागदौड़ से मिली थकान मिटाता। कभी कभी गांव के कुछ बुजुर्गों को देखता जो उसे अजीब नजरों से देखते, जैसे उसके यहां आने से कोई अनहोनी हुई हो। घर में भी एक अजीब सी चुप्पी थी, जो सिर्फ बारिश की बूंदों और हवा की सरसराहट से टूटती। रातें खासकर लंबी और भारी होती, जैसे घर की हर पुरानी ईंट कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। एक रात जब बारिश अपने पूरे शबाब पर थी और तूफानी हवाएं पेड़ों को चीर रही थी, आरव को घर के अंदर से अजीब खरोंचने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा चूहे होंगे, लेकिन आवाजें किसी दीवार से नहीं, बल्कि जमीन से आ रही थी, जैसे नुकीले नाखून फर्श पर घसीटे जा रहे हों। आवाजें पास आती गई, फिर रुक गई। आरव ने टॉर्च उठाई और हॉलवे की ओर बढ़ा। वहां जहां से आवाज आई थी, गीले पैरों के निशान थे। वे किसी इंसान के नहीं थे। उंगलियां लंबी और पतली थी और हर निशान पर 3 नुकीले नाखून थे। और हां, उन निशानों के पास संगमरमर के फर्श पर खून का एक छोटा सा धब्बा चमक रहा था। यह पहले नहीं था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ चूहे नहीं हो सकते थे। आरव को लगा कि वो भ्रम में है, पर अगले दिन निशान और धब्बा वही था। उसकी नींद हराम हो गई। उसने घर की छानबीन शुरू की। रसोई में कुछ बर्तन बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने रात में वहां कुछ गिराया हो। उसके दिमाग में गांव वालों की अजीब नजरें कौंध गई। उसने अपने दादाजी के पुराने कमरे में प्रवेश किया, जो सालों से बंद था। वहां एक पुरानी संदूक मिली, जिसमें दादाजी की डायरिया और कुछ पुरानी किताबें थी। डायरी में अजीब ओगरी बातें लिखी थी। कजरी रात, लाल आंखें, बारिश की देन और वंश का शाप। एक पन्ना पीला पड़ गया था, जिस पर एक धुंधली तस्वीर थी, एक महिला की, जिसके बारे में लिखा था, हमारी वंशज, जिसने अंधकार को बुलाया। गांव में रहने वाले सबसे बुजुर्ग पंडित केशव ने उसे दूर से ही देखकर अपना सिर हिलाया था। जागृत हो रही है, केशव ने फुसफुसाते हुए कहा था, जब बारिश अपने चरम पर हो। आरव ने भागने की कोशिश की, पर उसकी कार का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ और गांव तक जाने वाली सड़कें बारिश के पानी से भर गई थी। वो फंस गया था। रात को उसने अपनी डायरी के पन्नों पर खरोंचने की आवाज सुनी। जब उसने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तकिए के पास एक छोटी सी सूखी टेढ़ी उंगली का टुकड़ा पड़ा था। वो इंसान की उंगली जैसी ही थी, पर बहुत पतली और पीली। जैसे जैसे बारिश और तेज होती गई, आरव की रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। घर की हवा में एक अजीब सड़ी हुई गंध फैल गई थी। डायरी के आखिरी पन्नों में उसे अंबिका नाम की एक महिला का जिक्र मिला, जो उसकी परनानी थी। डायरी में लिखा था कि अंबिका ने गांव की समृद्धि के लिए एक प्राचीन वर्जित अनुष्ठान किया था, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। और उसी दिन से हर बरसात के मौसम में कजरी रात में गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। उसे एक पुराना ताबीज भी मिला, जो डायरी के आखिरी पन्ने में छिपा था, एक काले पत्थर पर उकेरा हुआ एक प्रतीक। अगली रात आरव ने अपनी दादी की आवाज सुनी, जो उसे पुकार रही थी। वो रसोई से आ रही थी। आरव ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। रोशनी में कुछ भी नहीं था, पर रसोई का फर्श गीला था और पानी से एक काली छाया उठ रही थी। वो धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत का आकार ले रही थी, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें वही लाल थी जो उसने खिड़की से देखी थी। तुम वापस आ गए, वो सड़ी हुई आवाज में फुसफुसाई। आखिरकार मेरा वंश, मेरा खून। वो अंबिका थी, या जो अंबिका बन गई थी। वो आरव की ओर बढ़ी। उसकी काली सड़ी हुई उंगलियां हवा में हिल रही थी। आरव को लगा जैसे उसके अंदर का सारा जीवन चूसा जा रहा हो। उसने ताबीज कसकर पकड़ा। डायरी में लिखा था, यह ताबीज आत्माओं को बांधे रखता है, पर तभी जब वंशज सच्चा हो। अंबिका ने उस पर हमला किया। उसके शरीर से ठंडी बदबूदार हवा निकल रही थी। आरव को लगा
जैसे उसके अंदर का सारा जीवन चूसा जा रहा हो। उसने ताबीज को उसकी ओर बढ़ाया, जोर से मंत्र बुदबुदाया जो डायरी में लिखा था। अंबिका की आकृति चीखी, उसकी लाल आंखें और भी लाल हो गई। घर की खिड़कियां धड़ाधड़ टूट गई और बारिश का पानी अंदर घुस आया। अंबिका की चीख इतनी तेज थी कि आरव के कान फट गए। उसकी आकृति लड़खड़ाने लगी, जैसे हवा में घुल रही हो। ताबीज से एक नीली रोशनी निकली और अंबिका के शरीर में समा गई। एक पल के लिए उसने आरव को ऐसे देखा जैसे उसे पहचान रही हो। उसकी आंखों में दर्द और मुक्ति दोनों थे। फिर वो बारिश के पानी के साथ घुलने लगी, जैसे काली स्याही पानी में फैल जाए। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ गीला फर्श और ताजी बारिश की गंध बची थी। अंधेरा घना था, पर अब वो अजीब बदबू नहीं थी। आरव वही फर्श पर गिर गया, बुरी तरह हाफ रहा था। वो ताबीज उसकी हथेली में जल रहा था, जैसे खुद जीवित हो। उसने उसे मुट्ठी में भींच लिया। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज की किरणें बादलों के पीछे से झांक रही थी। गांव वालों ने देखा कि आरव का घर अब शांत था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। पंडित केशव ने उसे देखा और एक लंबी सांस ली। तुमने उसे शांत कर दिया, बेटा, पर क्या तुम जानते हो तुमने क्या खोया है और क्या पाया है? आरव ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था। उस रात आरव ने सपने में खुद को देखा। वो पुराने घर की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी और फिर उसने अपनी ही परछाई देखी। उसकी आंखें लाल थी, बहुत लाल। ये वैसी ही लाल आंखें थी जैसी उसने अंबिका की देखी थी। और फिर उसने खुद को देखा। उसकी अपनी आंखें चमक रही थी। उसने उठकर आईने में देखा। उसकी आंखें सामान्य थी, लेकिन एक गहरी काली भावना उसके अंदर जड़ जमा चुकी थी। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन घर के अंदर और आरव के अंदर एक नया मौन छा गया था। एक खामोशी जो अब उसे घर में कभी अकेला नहीं महसूस करने देती थी। वो अब अकेला नहीं था। वो जानता था वो अब सिर्फ आरव नहीं था। वो उस वंश का अगला वारिस था, जिसने अंधेरे को शांत किया था, पर उसे अपने अंदर समा लिया था। हर बार जब बारिश होती तो उसे लगता था कि अंबिका की परछाई उसके साथ खड़ी है और उसके अंदर की लाल आंखें उसे बाहर झांकने को कहती है। ये मुक्ति थी या एक नया शाप? उसे नहीं पता था, लेकिन बारिश अब कभी उसे पहले जैसी नहीं लगती थी। और उस दिन के बाद आरव को कभी नींद की कमी महसूस नहीं हुई। उसकी आंखें रात के अंधेरे में भी अब कभी झपकती नहीं थी।